चलो बच्चों देखो, देखो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, आपके समझ में सारी चीज़ें आएंगी, आप साथ साथ करते भी चले जाओ जिससे कि आप लोग कभी भूलो ना। यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये एक काम करो, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी करके दिखाता हूँ, आपको इसके बाद में आपको नोट करने का आपको टाइम दे दूंगा। मेरी 11th क्लास के कुछ टॉपिक्स मैंने कुछ समझाने, मैं उनको समझा दूंगा। ये हमारे पास में सोर्स है, इस सोर्स के सामने आपने एक स्लिट ऊपर लगाई S1 और एक स्लिट यहाँ पर लगाई आपने S2। इस सोर्स से आप थोड़ा आगे की तरफ गए और यहाँ पर पता हमने हमारे को एक चीज बड़ी चीज बनानी सिखाई थी, ऐड शेप करने के लिए लाइन पर जाओ और सीधा लाइन आपके पास में आप ऐड कर दो। ठीक है, इसको उठा के यहाँ से डिलीट कर दो, यहाँ से एक लाइन को सिलेक्ट करो, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन आपके पास में मार्क कर दो, कंट्रोल सी वो करो, कट उस पे टच करके, हाँ वो ये है ना, कंट्रोल वी करो, ये नहीं चलो से कोई बात नहीं। वो सामने यहाँ पर लगाओ। पहुंचे, S1 से लेकर आपके पास में पॉइंट P तक आप एक लाइन ड्रॉ करो और S2 से लेकर पॉइंट पी तक एक लाइन ड्रॉ करो। बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और पिछली बार भी ये दिक्कत आई थी, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब हमारे पास में अब किसने ज्वाइन किया है, कुछ नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों, अब हमने क्या करा, इसके बाद हम लोगों ने एक लाइन ऐसे ली और ये हम लोगों ने सीधा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको स्ट्रेच कर दिया और एक लाइन हम लोगों ने ऐसे ली और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने स्ट्रेच कर दिया। अब बच्चों देखो समझो, हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा कैपिटल डी। ये जो आपका दो S1 और S2 जो सोर्सेज हैं इनके बीच का डिस्टेंस कहलाएगा स्मॉल डी। ये पॉइंट आपके पास ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट, ये पॉइंट आपका बी पॉइंट और वो आपका पी पॉइंट और ये सेंटर के आपके पास में ओ। आप इसे यहाँ से लेके चलोगे, ये डिस्टेंस कितना आपके पास सेंटर से मेजर करोगे तो डिस्टेंस कितना आपके पास में y है। अब आप मुझे बताओ, ये जो आपका AP है ये y से, मतलब ये y से बड़ा होगा या y से छोटा होगा छोटा। अनन्या? छोटा होगा सर। ठीक है, तो y से छोटा है तो d का हाफ ऊपर हो जाएगा d/2 और नीचे भी कितना हो जाएगा d/2। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में y और आप उसमें से माइनस कर दोगे d/2। अब अगर आप b से लेकर p तक जाओगे तो ये डिस्टेंस d से y मतलब y से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा। तो y प्लस y से बड़ा होगा तो कितना बन गया, y प्लस d/2 प्लस बन गया। ठीक है, अच्छा देखो, अब आप मुझे बताओ, अगर आप AP का स्क्वायर निकालोगे तो जो AP का स्क्वायर होगा S1P का स्क्वायर, सॉरी, अगर आप S1 से P का स्क्वायर निकालोगे तो वो होगा S1 से A का स्क्वायर और प्लस में कितना होगा, S1 से P का स्क्वायर होगा। आया ना, बताओ। हाँ सर। S1 A स्क्वायर S1 P स्क्वायर। अब आपने क्या करा, ये S1 P को ऐसे लिखा, पूरी बात ध्यान से समझना। S1 A स्क्वायर होगा कैपिटल D का स्क्वायर, S1 P कितना होगा आपके पास, S1 P क्यों कर रहा हूँ, ये गलती करी है, AP होगा ना बेटे। पाइथागोरस अगर आप लगाओगे तो पाइथागोरस आप लगा रहे हो इस ट्राइंगल के अंदर, तो जब पाइथागोरस लगेगी आपके पास S1PA ट्राइंगल में, तो h का स्क्वायर मतलब S1P का स्क्वायर, ये होगा आपका S1A का स्क्वायर प्लस A से लेकर P का स्क्वायर, ये होगा आपका AP का स्क्वायर होगा। और AP हमारे पास में कितना है, ये हमारे पास y माइनस d/2 का होल स्क्वायर है। अब अगर आप इसमें से, मतलब इस पूरे में से अगर आप d स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हो तो d स्क्वायर बाहर निकला तो ये बन गया आपका 1 प्लस ये चीज है y माइनस d/2 का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना आपके पास d स्क्वायर। ब्रैकेट आपके पास में ऐसे लिखी है और ये आपका S1P का स्क्वायर है। स्क्वायर को हटाओगे तो S1P इज इक्वल टू कितना बनेगा, कैपिटल D, और ये चीज बन जाएगी 1 प्लस वाई माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर और पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है, 1/2। पहले आप लोग यहाँ तक का सॉल्व करो। देखो अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने माइनस दिया, अगर आपने एक लूप लिया सर तो इस लूप को आपको शुरू करके उसमें आगे समझाएंगे।
अभी तो सेट सबसे पहले ये फॉरवर्ड पे ये फॉरवर्ड पे क्या होगा जब आप स्ट्रेस को वॉल्यूम को स्ट्रेस से डिवाइड करते हैं स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया वॉल्यूम को स्ट्रेस होती है डेल्टा एल अपॉन एल तो देखो आपने स्ट्रेस के ऊपर लगा दिया फोर्स अपॉन एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर लगा के उसको निकलेगा डेल्टा एल अपॉन एल लगा दिया तो फोर्स अपॉन एरिया इनटू एल अपॉन डेल्टा एरिया अब ये मॉडल्स का फॉर्मूला आपको याद रहेगा ये मतलब y इज इक्वल टू होगा f इनटू l अपॉन e इनटू डेल्टा एल आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो वरना आप सीधा ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद कर सकते हो f अपॉन a अपॉन डेल्टा एल ठीक है अच्छा अगली चीज है वॉल्यूमेट्रिक स्केल वॉल्यूमेट्रिक स्केल को हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडल इसको बोलते हैं बेंच मॉडल इसको बोलते हैं बल्क मॉडल बल्क मॉडल में क्या है स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्केल होगी स्ट्रेस हमेशा फोर्स अपॉन एरिया होगा और वॉल्यूमेट्रिक स्केल होगी डेल्टा v अपॉन होगी तो डायरेक्ट आप इसको याद कीजिए अगर आप किसी चीज को कंप्रेस करते हैं जैसे आप उसको वॉल्यूम डिक्रीज कर दें तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा नेगेटिव तो नेगेटिव का इसके माइनस का डेल्टा v अपॉन वी अगर आप किसी चीज को स्ट्रेच कर दो तो उसकी डायरेक्शन में चेंज होगा पॉजिटिव की होगा तो डेल्टा का होगा पॉजिटिव बट मॉडल को कंप्रेस कर दो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा इससे से वॉल्यूम इसी अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो पॉजिटिव होगा अब अगली चीज होती है हमारे बोले इसको शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं देखिए अगर शेयरिंग टेंजेंशियल स्ट्रेस अगर शेयरिंग स्ट्रेन होगा इसको क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं ठीक है तो क्या होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन ये क्या रहेगा आपस में ऐसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं इसको ना थीटा लिखते हैं बीटा लिखते हैं तो थीटा भी लिख सकते हैं और बीटा भी तो मतलब जैसा लिखा है वैसा लिखा है शेयरिंग स्ट्रेन को थीटा लिखते हैं ऐसे शेयरिंग स्ट्रेन जैसे रखा गया है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को क्या बोलते हैं जी बोलते हैं बल्क मॉडुलस को बी बोलते हैं गैस मॉडुलस को वाई बोलते हैं बल्क मॉडुलस को बी बोलते हैं और शेयर उसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को कैपिटल जी बोलते हैं ठीक है आप इसको रखिए अब हमारे पास में एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैसे निकाली है इसके न्यूमेरिकल्स भी करना आप अभी न्यूमेरिकल्स में जाएंगे मेरे पास तो मुश्किल वाला न्यूमेरिकल नहीं है कर सकते हो मेरे पास हेल्थ का प्रॉब्लम दो तरीके से आपने किसी वायर को स्ट्रेच किया और किसी वायर को स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा कि आपने फोर्स लगाया वायर स्ट्रेच हो गया तो डेल्टा एल आ गया आपने उसको हटा दिया वायर वापस ऊपर की तरफ आ गया ठीक है अब हमारे पास स्ट्रेस क्या होती है फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेन क्या होती है डेल्टा एल अपॉन एल तो mg अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन डेल्टा एल बन तो क्या होगा mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा अब हमारे को ना स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप समझाएंगे हमसे कहते हैं कि जब तक इलास्टिक लिमिट है तब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन में आपके पास में परफेक्टली ग्राफ को फॉलो करा फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस लगाया थोड़ा सा और वेट लगाया तो क्या होगा वायर के अंदर जो चेंज है परमानेंट आ गया मतलब वायर थोड़ा सा बड़ा हो गया ठीक है आपने रबर बैंड को दिया रबर बैंड स्ट्रेच कर रहे हो छोड़ रहे हो तो उस टाइम पे देखो रबर बैंड थोड़ा सा लूज हो जाता है तो उसके अंदर जो डिफेक्टर कैसा है परमानेंट आ गया तो ये जो परमानेंट शिफ्ट है आपके पास में ये एरिया पे मार्क कर दिया फिर उसके बाद आप और ज़्यादा वेट लगा रहे हो तो क्या होगा वायर गिर जाएगा वापस नहीं आएगा प्लास्टिक हो जाएगा उसके बाद आप और वेट लगा रहे हो तो बहुत तेजी से गिर जाएगा जैसे स्ट्रेन में बहुत बड़ा चल जाएगा फिर उसके बाद में अगर आप लोड हटा भी रहे हो तो वायर किस तरह चला जाएगा आपके पास में अपने वेट से टूट जाएगा कितना बड़ा हो जाएगा तो अपने वेट से गिर के टूट जाएगा तो वो ई से लेकर एफ का आपके पास में रीजन होगा इसे बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस और ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं इसके बाद वायर अपने वेट से टूटता चला जाता है एक बार इसको पूरा करें इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब होता है कि आपने फोर्स लगाया और हटाया जैसे लगातार डिफॉर्मिंग फोर्स उसको लगाते रहे हटाते रहे तो कुछ टाइम तक जो इलास्टिक का जो इलास्टिक की इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाएगी कम हो जाएगी तो क्या होता है कुछ समय के बाद जो ब्रिजेस होते हैं ना वो खराब हो जाते हैं फिर उसके अंदर पता चला उनका अगर ट्रैफिक बंद करोगे तो टूट जाएंगे इलास्टिक आफ्टर इलास्टिक आफ्टर क्या होता है इलास्टिक आफ्टर कितना होता है कि जब आपने किसी चीज को स्ट्रेच किया तो आप छोड़ोगे तो धीरे धीरे वापस आ जाएगा हेलो स्टार्ट हो गई अभी होगा ठीक है क्योंकि इलास्टिक ऑपरेटर जो है स्लो होगा तो जो मैंने जो बताया उसको बोलते हैं इलास्टिक फटीग बोलते हैं जिसमें इलास्टिक बॉडी के अंदर जो बिहेवियर होगा वो धीरे धीरे करके आपके पास में लूज हो जाएगा ये इलास्टिक फटीग है ठीक है मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ ये लूज है
एक सेकंड रुको, एक बच्चे ने करा है अभी ज्वाइन। यार दिख तो रहे नहीं, इसने कौन सा ज्वाइन करा है? गलत लिंक ज्वाइन कर लिया होगा, मैंने भी बहुत बार किया। लिंक से भेजा है इसको। हेलो शुभम, क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे आप? शुभम आप तो दिख ही नहीं रहे हमारे को इसमें मीटिंग में। दोबारा ज्वाइन करो। ये लिंक है, सब जगह से मिलेगा। हाँ जी ठीक है। देखो बच्चों, आप लोगों ने S1P स्क्वायर से S1P निकाल लिया। अब देखो, अब इसके अंदर एक चीज होती है, इसको हम कहते हैं एक्सपेंडिंग बायनोमियली। शुभम आपने थोड़ा सा लेट हो गए, टॉपिक आपने मिस कर दिया। देखो हमारे पास में क्या है कि अगर आपने एक सोर्स से दो सोर्स आपने ड्राइव करे, एक सोर्स S1 बनाया और एक सोर्स आपने S2 बनाया। इस सोर्स S1 से आप पॉइंट P को ज्वाइन कर दो, इस सोर्स S2 से आप पॉइंट P को ज्वाइन कर दो। S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इसको आपने कहा S1A। मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इसका नाम रखा आपने O पॉइंट। S2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, उसका नाम रखा आपने B पॉइंट। सेंटर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर आपके पास में Y है, तो देखो ये जो AP है, ये AP डिस्टेंस Y से तो छोटा होगा, तो AP कितना होगा? Y माइनस डी बाई टू होगा। और जो आपके पास में B से लेकर P तक का डिस्टेंस है, वो क्या होगा? Y से बड़ा होगा, तो BP कितना होगा? Y प्लस डी बाई टू होगा। अगर आप इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगाओगे तो S1P का स्क्वायर, S1A का स्क्वायर और AP का स्क्वायर होगा। S1P का स्क्वायर, स्क्वायर को हटाओगे तो मतलब वहाँ पे रूट लग जाएगा, तो मैं इसको भी थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास S1P का स्क्वायर चल रहा है, तो ये होगा S1A का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। अब जो मेरे पास AP है y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। S1A स्क्वायर मतलब D स्क्वायर है। मैंने यहाँ से D स्क्वायर को कॉमन निकाला ब्रैकेट के, तो जहाँ से D स्क्वायर निकलेगा वहाँ पर बना जाएगा, और जहाँ पर D स्क्वायर नहीं है वो डिवाइड में आ जाएगा। आप स्क्वायर को हटाओगे तो सब जगह रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर का रूट लगाओगे तो D बाहर आ गया, और इस पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी बन गई आपके पास? 1/2 बन गई। यहाँ तक का समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये ना रिकॉर्ड भी हो गया, तो आपको 2 बार देखने को मिल जाएगा, टेंशन मत लो। हमसे कहते हैं एक्सपेंडिंग बायनोमियली एंड निग्लेक्टिंग द टर्म्स ऑफ हायर पावर। तो देखो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज 1 प्लस एक्स की पावर n है और आप इसको एक्सपेंड कर रहे हो, तो हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। फिर प्लस में आगे और भी टर्म्स आते हैं, यहाँ पर लिख दोगे आप अदर टर्म्स। हेलो जैस्मिन, हेलो बेटे, आपकी 7:30 क्लास है। अच्छा आज आप नहीं, क्यों तबीयत ठीक है आपकी? किस चीज़ का एग्जाम है मंडे? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्रिपेयर कर लो। कल मैंने आपको एक प्रैक्टिस पेपर दिया था, वो आपने सॉल्व कर दिया? अच्छा ठीक है, मंडे तक दे दोगे आप? ठीक है, वो उसके अंदर हमने एक कुछ क्वेश्चन डाले हैं हम लोगों ने रिलेशंस के, फिर वेक्टर डाला है और थ्योरी डाला है। अच्छा आज मैथ्स में क्या कराने वाला हूँ? आज मैं मैथ्स में कराऊंगा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कराऊंगा, और क्या कहते हैं उसके कराऊंगा, क्या कहते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज कराऊंगा। आज की मैथ्स क्लास आप जब चाहो ले सकती हो। आप ऐसा करो ना, आप 1 घंटे की अटेंड कर लो, होमवर्क मत करना, मैं आपको डिफरेंशियल रिवाइज करा दूंगा आज।
नहीं बेटे, बिल्कुल मंडे से फ्राइडे तक लगातार, अगले वीक मंडे टू सैटरडे लगातार क्लास रहेंगी हमारी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन चल रहा है हमारा। मुझे आपके नवंबर में जो एग्जाम्स होने हैं उनमें मेरे को फुल मार्क्स चाहिए, तो मैं अब रिवीजन पूरा कर रहा हूँ, जिसको जो नहीं आता वो सब सिखा रहा हूँ। तो आप देख लो, अगर मतलब पॉसिबल है आपके लिए तो आप 1 घंटे की अटेंड कर लो। मैं एक काम करता हूँ, जिसको क्लास में 7:30 स्टार्ट करना था थोड़ा लेट स्टार्ट कर लूँगा। आप अभी कुछ रेस्ट करना चाहते हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। 8 o'clock से स्टार्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना फिर? ठीक है बेटा, चलो बता, मैसेज कर देना। चलो खैर सुनो बच्चों, हमारे पास 1 + x की पावर n को हम लिख सकते हैं 1 + nx और प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स लिख के चलेंगे। ध्यान समझ लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको ना वेव ऑप्टिक्स बहुत अच्छे से सिखा देता हूँ। देखो, 1 + x की पावर n को हम लिखेंगे 1 + nx। अब देखो आपके पास में आएगा अदर पॉजिटिव टर्म्स क्या होते हैं यार। देखो ये ना बायनोमियल थ्योरम के अंदर आता है, तो उसके अंदर क्या आता है, n आएगा, n-1 आएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा, साथ में x का स्क्वायर आएगा। फिर अगला टर्म क्या होगा, n आएगा, n-1 होगा, n-2 होगा, फैक्टोरियल 3 होगा, x का क्यूब होगा। पर आपके काम का नहीं है एग्जाम में क्यों लिख कर दिखाना है आपको। तो बस लिखो 1 + nx प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, और आपने यहाँ पर लिख दिया आपके पास में कि निगलेक्टिंग द टर्म्स ऑफ हायर पावर, मतलब x के बाद वाले टर्म्स को आपने निगलेक्ट ही कर दिया है। तो आप 1 + x की जगह की पावर n में 1 + nx लगा रहे हो। तो ये जो आपका S1p है, सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। S1p होगा d टाइम्स, ब्रैकेट में 1/2 सामने आ जाएगा तो हो जाएगा 1 + 1/2, और ये चीज आपके पास y - d/2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना होगा आपके पास d²। ब्रैकेट के अंदर आप इसको बंद कर दो। अब बच्चों इससे आपका क्या फायदा है, आपको इससे फायदा ये है कि S1p की ब्रैकेट अगर खुलेगी तो होगा कैपिटल D, प्लस में d/2 d² का मतलब हो गया y - d/2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना होगा आपके पास में 2 टाइम्स d बन जाएगा। ये आपका S1p होगा। ठीक है जी, तो पहले आप लोग इतना नोट कर लो, और अब आप मेरे को बिल्कुल सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीका आप लोगों ने लगाना है, और आप मेरे को निकाल कर दिखाओ S2p कितना होगा। बिल्कुल सेम तरीके से आपने ट्राइंगल लिया S2p BA, ये ट्राइंगल आपने S2p BP ट्राइंगल आपने लिया, और सेम तरीके से आपको प्रूव करके दिखाना है। करके दिखाओ आप लोग, करो। एक बार कर लोगे ना एग्जाम तक याद रहेगा आप। सिमरन, एक सेकंड, आप मेरे को बताओ अब मेरे पास में क्या कॉमन लेंगे हम लोग। कॉमन क्या लेंगे? सर डी। D स्क्वायर कॉमन d² कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 + y + d/2 y का स्क्वायर। ठीक प्लस है, डी बाई y टू 1 + y + d/2 का होल स्क्वायर, और इसके डिवीजन में क्या आ जाएगा? d²। d²। ये ब्रैकेट ऐसी लगी रही। अब आप स्क्वायर हटाओगे, तो जब आप स्क्वायर हटाओगे तो वहां पर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, d। कैपिटल D, ब्रैकेट में 1 + y + d/2 का स्क्वायर अपॉन d²। d2। ठीक है, पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 हाफ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको आप एक्सपेंड करोगे। एक्सपेंडिंग कैसा? एक्सपेंडिंग बायनॉमिनली। बायनॉमिनली एंड निग्लेक्टिंग टर्म्स ऑफ हायर पावर। ठीक है, तो बायनोमियल एक्सपेंशन से S2p कितना हो जाएगा? कैपिटल D 1 + 1/2 y + d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d², ये हो जाएगा। अब आप ब्रैकेट खोलोगे तो आपका जो S2p है वो हो जाएगा कैपिटल D, प्लस में d/2 होना था तो ये बन जाएगा आपका y + d/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2d। आए ना? हाँ सर। 2D स्क्वायर होना चाहिए ना। हाँ, तो d/2d² हो गया ना, तो d² से वो d कट गया। जब d आगे जाएगा अच्छा 1 से वो, तो d बनेगा, हाँ फिर हाँ ये d/2 बनेगा ना, तो उस d से d² कट गया, एक 2d बचा रह गया नीचे। ठीक है जी, अच्छा आप मुझे बताओ,
S2P बड़ा है या S1P बड़ा है? S2P। ठीक है, आप लोग पहले यहाँ तक नोट कर लो, पहले आप लोग जल्दी से यहाँ तक का नोट कर लो, क्योंकि देखो इसके ऊपर ये बहुत लंबा डेरिवेशन है और ये आता है हर्ज एक्सपेरिमेंट। सर बोलो बेटे। आप आज क्लास 8:30 तक ले सकते हो क्या? मेरा कल आरएन में टेस्ट है तो। मैम आप जैसा आप ठीक समझो, मैंने कभी भी नहीं बोला, अगर आप चाहो तो मैं पहले भी क्लियर कर सकता हूँ। नहीं सर 8:30 तक। 8:30 तक कर लेते हैं, ये टॉपिक खत्म कर लें, पूरा हाँ इंटरफेरेंस खत्म कर लें, ये चैप्टर हाँ खत्म हो सर जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। तो हम अभी फिजिक्स को ध्यान दे लेते हैं ना, फिर एक काम करते हैं, फिर मैथ्स को नहीं करते हैं, है ना? ठीक है सर। कल आप लोग मैथ्स की क्लास, कल आप किसी टाइम पे मैथ्स की क्लास ले पाओगे? हाँ सर बच्चों ले लेंगे। आप लोग कल मैथ्स, परसों कल मैच पढ़ के क्या फायदा कल। अच्छा मैम, कल परसों उसका फिजिक्स का पेपर है, नहीं ले पाया। चलो मैम कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं, ठीक है मैम, फिर मैथ्स का थोड़ा सा ले लेंगे, एक मिनट, चलो इतना तो कर लें। देखो ये प्रॉब्लम ना आपके पास सबसे ज़्यादा आएगी अक्टूबर में। अक्टूबर में आपके स्कूल में ना, सबके स्कूल में प्रैक्टिकल भी होंगे। अक्टूबर कह रहा हूँ, नवंबर में सबके स्कूल में प्रैक्टिकल भी होंगे और आपका पहला प्री बोर्ड होगा। और पहले प्री बोर्ड में हर बच्चा स्कोर करना चाहता है, सबका स्कोर आना भी चाहिए। प्री बोर्ड इज जस्ट लाइक बोर्ड। अगर प्री बोर्ड में बच्चा 50-60 नंबर लेकर आएगा तो वो क्या अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करेगा कि वो अपने स्कूल बोर्ड्स में 100 स्कोर करेगा? तो उस समय में मैं शिकायतें नहीं चाहता, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ। और बच्चों देखो, मैं कभी भी अगर आपका स्कोर नहीं आता है तो मैं आपकी कमियां नहीं निकालता कभी भी। तो मैं हमेशा हर चीज़ अपने ऊपर लेता हूँ कि ठीक है जी, हम आगे मेहनत कर लेंगे। हाँ जी मैम, अब देखो मेरे पास S2P बड़ा है, S1P बड़ा है, तो आपने बोला कि S2P बड़ा है। किससे बड़ा है आपके पास? S1P से बड़ा है। तो जब कभी S2P S1P से बड़ा होगा तो मतलब पार्ट डिफरेंस होगा, ठीक है जी? हाँ सर। तो बच्चों मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, और मैंने आपसे कहा था कि ये आप इस डेरिवेशन के अंदर बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। और ये देखिए आप, ये चीज क्या होती है। देखो आप यहाँ पर कहते हो कि अगर आपका पाथ डिफरेंस वेव्स का लैम्डा होता है, तो वेव को जो एंगल ट्रेवल करना पड़ता है, मतलब फेज डिफरेंस जो उसको ट्रेवल करना पड़ता है, वो 2π ट्रेवल करना पड़ता है। अगर आपका पाथ डिफरेंस अगर यूनिट होता है, तब उस केस में जो आपका फेज डिफरेंस है वो 2π में लैम्डा होता है। और अगर आपका पाथ डिफरेंस x होता है, तब उस केस में फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू कितना होता है? 2π में लैम्डा इंटू कितना होता है आपके पास? x होता है। ये पार्ट आपको ना याद रखना है कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक एंगल होता है। अब देखो अगली चीज आपने सीखा था कि जो r होता है, r होता है दो वेव्स के लिए स्क्वायर रूट ऑफ, ये होता है a का स्क्वायर, प्लस में दूसरी वेव के लिए तो b का स्क्वायर, और प्लस में कितना होता है? 2ab cos फाइव। फाइव क्या होता है? इन दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस होता है। अच्छा आपको ये भी पता है कि आप चाहते हो फॉर कंस्ट्रक्टिव, आप चाहते हो कि ये जो इंटरफेरेंस है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि जो भी फ्रिंज बने वो कैसी बने? ब्राइट फ्रिंज बने, मतलब लाइट आपके पास में मैक्सिमम हो। तो उस केस में cos फाई की वैल्यू होनी चाहिए 1, मतलब फाई कोई इवन मल्टीपल होना चाहिए पाई का, तो 12π होना चाहिए। अच्छा देखो अब आपसे कहते हैं कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सुनना ध्यान से, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपकी जो फ्रिंज बनती है वो बनती है डार्क फ्रिंज, और उसमें जो फाई होता है वो ऑड मल्टीपल होता है पाई का। तो ऑड मल्टीपल 2n+1 भी हो सकता है, 2n-1 भी हो सकता है। पूरी बात सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राइट फ्रिंज के लिए यहाँ पर जो n स्टार्ट होगा, हम स्टार्ट इसको 0 से करते हैं, लेकिन हर जगह पर आपके पास में 1 0 मतलब 1 2 3 वगैरह सब कुछ आएगा। 0 क्या होता है मैं आपको वो भी समझाऊंगा। और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट नहीं होती,
यहाँ पर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। मैं आपको एक प्रॉपर रीजन के साथ समझाऊंगा 1, 2, 3। पहले आपको ना ये रिलेशन पता होना चाहिए जब भी कभी पाथ डिफरेंस की बात आती है। और पाथ डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि पाथ अलग अलग है। तो इस मतलब इस टॉपिक यंग्स डबल स्टेटमेंट टीचर आपसे पार्ट डिफरेंस तक भी पूछ सकते हैं, पार्ट डिफरेंस के और का रिलेशन भी पूछ सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी पूछ सकते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में भी पूछ सकते हैं, डार्क फ्रिंजेस के बारे में भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मतलब इन बिटवीन कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो पहले एक बार आप लोग ना यहाँ तक का नोट कर लो, पार्ट डिफरेंस से लेकर यहाँ तक का एक बार नोट कर लो क्वेश्चन, फिर आपको सिखाता हूँ आगे। तो वायर का की लेंथ भी चेंज होती है और वायर का रेडियस भी चेंज होता है, पता नहीं हो गया आपका। तो वायर की रेडियस भी चेंज हो रही है। तो जब वायर की रेडियस भी चेंज होगी तो देखो उसके अंदर चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस लेटरल स्ट्रेन आएगा, और उसकी लेंथ चेंज होगी तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा। इन दोनों स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे पॉइजन का रेशियो बोलते हैं। बट इसके बाद में आपको एक रिलेशन याद रखना है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और ये पॉइजन रेशियो, इनके बीच में ये रिलेशनशिप है। बस आपको रिलेशन याद रखना है। केजीएफ थर्मल स्ट्रेस, अगर आप किसी चीज को गर्म करते हो तो स्ट्रेस हो जाती है। एक थर्मल स्ट्रेस होता है, फोर्स लगा है अपन एरिया में रहता है। सिर्फ फॉर्म में याद करना है कि टाइप का कंप्रेशन होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जब आप किसी लिक्विड को कंप्रेस करते हो तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो आपको पता है जो बिल्कुल समुद्र के अंदर बिल्कुल नीचे जो आपको वाटर मिलेगा, तो इसके ये ग्लेशियर्स के अंदर वाटर जमा हुआ है, बर्फ बना हुआ है, तो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। मतलब आज अगर इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के बीच में सबसे ज्यादा लड़ाई है तो ग्लेशियर्स को लेकर। तो ग्लेशियर्स का वाटर सोने के लिए है। उस ग्लेशियर्स के वाटर से सेमीकंडक्टर को वॉश किया जाता है क्योंकि वो आपका प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। इसके लिए सारा झगड़ा चल रहा है, सबको ग्लेशियर्स का होना चाहिए। तो ये क्या है कि जो उस वाटर की गैस की क्योंकि वो कंप्रेस होकर आपके पास में सोलर आयरन बना बड़ा बना हुआ है कितने हजारों सालों से। तो इसीलिए कि एक आध का कंप्रेसर में गैस को देखिए तो लिक्विड को ऊपर अगर वेट लगाते जाओ तो लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होते, लेकिन बहुत ही ज्यादा वेट लगा देना बहुत लंबे समय तक तो उसकी गैस की आपके पास में बढ़ जाती है। ये चीज समझाएगी ये इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इसलिए समझना है। बाकी इसमें सॉलिड आपको इससे ज़्यादा फायदे इसमें कुछ और है भी नहीं, तो बेटर होगा इसका 3 से 5 नंबर का टॉपिक आता है। हाँ अब आप फ्री और जो मर्जी कर सकते हैं। बच्चों यहाँ तक का नोट कर लिया आप लोगों ने? बच्चों सबने नोट कर लिया? हाँ सर। वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। देखो जी अब सुनो ध्यान से, अब जो चीज़ें वो इसलिए स्टार्ट होती है। देखो मैंने आपसे क्या कहा कि आपके पास, और आप देखो ये चीज़ ना आपको अब भी के अभी मैं आपको फील करा दूंगा, आपका S2P किससे बड़ा, आपका S1P से बड़ा है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई पार्ट डिफरेंस होगा। पार्ट डिफरेंस कितना होगा? आप S2P में से S1P को माइनस कर दोगे। अब आपने क्या लिखा? S2P। S2P क्या है? S2P क्या था आपका? कैपिटल उसमें D आता था, प्लस में आता था Y प्लस में D अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना होता था 2D। ध्यान समझना, एक एक चीज में आपको ना आज की क्लास में आपको प्रॉपर फील करा दो। देखो वेव ऑप्टिक्स मेरा फेवरेट चैप्टर है। आप लिखा कैपिटल डी और फिर प्लस में क्या लिखा आपने? y माइनस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, अपॉन में कितना आपके पास में 2d। अनन्या मुझे एक बार बताओ, आप क्या कहते हैं जब आप एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने उसके मतलब रे ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चन हैं या उसके मतलब एमसीक्यूज वाले वो आपने सॉल्व करे हैं? नहीं सर, वो हमारे टीचर ने आधा करवाया अभी तक तो। मैं आपको बताऊं,
आप एक बार ना रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। आज मैं रे ऑप्टिक्स के एमसीक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। हम लोगों ने मतलब उसके अंदर जो क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं 20, और सिमिलर हमारे क्वेश्चन कितने हो पाए उसके अंदर? क्या सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सिमरन मैं पूछ रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चन हमने एमसीक्यूज के ट्राई किए थे, 20 क्वेश्चन हम लोगों ट्राई किए थे, कितने क्वेश्चन हो पाए हमारे? मेरे ख्याल से 8 क्वेश्चन हुए सर शायद, है ना? सर 9 हुआ है, 9। 9 क्वेश्चन हो पाए। मतलब ये सोचो कि एक टीचर भी साथ बैठा हुआ है और बच्चे भी हर चीज सीखने के बाद उसको सॉल्व कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन हो पाए वो 20 में से केवल 9। मतलब रे ऑप्टिक्स के ऊपर हाँ सर, वो थोड़ा टफ है। मैं आपसे ना सोचो, रे ऑप्टिक्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज के वो बिल्कुल भी इजी नहीं होते। रे ऑप्टिक्स से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। हाँ सर, और एडवांस में भी बहुत वेटेज होता है उसका। और एडवांस में भी इसकी बहुत वेटेज है। तो मैं इस चैप्टर के अंदर मैं आपको फिर ये काम करूंगा कि क्योंकि देखो आप भी तरह अपना काम कर रहे हैं, मैं एक असाइनमेंट बना कर दूंगा रे ऑप्टिक्स का, और उसके अंदर मैं प्रॉपर आपको ना जेई मेंस की और एडवांस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल कर दूंगा। तो वो क्वेश्चन हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। देखो अब डी और माइनस का डी कट गया। अब बताओ इसका एलसीएम कितना निकलेगा? एलसीएम आएगा 2d। अब ये ऊपर क्या है? ऊपर है आपके पास y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, और माइनस में y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखो दो चीजों का स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है, तो क्या होगा? एक ब्रैकेट के अंदर ये प्लस हो जाएंगे y प्लस डी बाई टू में, y माइनस डी बाई टू की ब्रैकेट प्लस हो जाएगी, और नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? इस y प्लस डी बाई टू में से इस y माइनस डी बाई टू की ब्रैकेट सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अपॉन में कितना आपके पास में 2d है, ये कितना आपके पास x है। देखो क्या फायदा होगा, ये डी बाई टू कट गया, ये y भी कट गया, हाँ है ना? बताओ, है ना? तो मेरे पास में जो x है, मेरे पास में x बना 2y एक ब्रैकेट में, और ये 2d/2 एक ब्रैकेट में, अपॉन में कितना आपके पास में 2d, और मेरे पास इस 2 से ये 2 भी कट गया और इस 2 से ये 2 भी कट गया। तो मेरे पास पार्ट डिफरेंस जो निकला वो है yd, अपॉन में कितना है? कैपिटल D। ये एक मेरा फॉर्मूला है, जब कभी भी मेरे को निकालना होगा पाथ डिफरेंस और इसको मेरे को रिलेट करना होगा, ठीक है? इतना आप लोग नोट कर लो। बहुत लंबा डेरिवेशन है ये, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक चैप्टर ही है पूरा इसमें, नोट करो। ये किसकी बुक है? तो तुम्हारी बुक है? अच्छा, मेरी बुक कहाँ है? मेरी भी यहीं पर है। मेरी बुक वहाँ है। इतनी साफ सुथरी बुक मेरी तो हो ही सकती है। मेरी ऐसा मान के चलो कि तुम एक चीज को दो बार नहीं पढ़ सकती, तुमको इतना टाइम नहीं होता। तो तुम ये मान के चलो कि जो तुमने आज पढ़ा है उसको तुम्हें एक वीक के अंदर अंदर याद कर लेना है, क्योंकि अगले वीक जो तुम कुछ और पढ़ रहे हो तुम उसको याद करो। एक बार में ना अपने आप को एक एक वीक का टारगेट दे के चलो कि इस वीक के अंदर, क्योंकि आपका सिलेबस खत्म होने वाला है, कि मैं तो ना इस वीक के अंदर पिछले वाले चैप्टर में से मतलब कि चैप्टर के क्वेश्चन मेरे को इतने याद कर लेने। तो थोड़ा लर्निंग वाले पार्ट पे ध्यान दो, कि जब तुम्हारा एग्जाम आएगा तो तुम्हारे को एग्जाम से पहले तुम्हारा लर्निंग पार्ट को करना ना पड़े, तुम्हारा हो चुका होगा। तो वो धीरे धीरे करके खत्म करोगे तो हो जाएगा। जैसे कि आज मैंने आपको ग्रेविटेशन के मार्क करके दिए, ना अच्छे से बाहर ना अच्छे से ना पढ़ के दो तीन बार ना देखो लिख के मत करा दो, थ्योरी के क्वेश्चन से रिकॉल करा दो, इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये था, तो 3 घंटे का काम आपका आधा घंटे में खत्म हो जाएगा।
अगर आप इसको ना ऐसे रिकॉल करोगे, और दिन में तुम ये भी याद मत करो कि तुम्हें याद करना है, आप याद मत करो, कुछ भी याद मत करो, फिर इसमें याद कर ही नहीं जा सकता फिर इसको, आप सिर्फ उसको रिकॉल करो। जैसे सर मैं फिर इसका रिवीजन सबको ऐसे ही कराऊंगा, आपको भी ऐसे ही कराऊंगा, कोचिंग के सारे बच्चों को ऐसे रिवीजन कराऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि मैं उसके अंदर ना इनको पहले समझाऊंगा, सबको समझाऊंगा, और फिर उनका सुनना शुरू करूंगा। तो आप उसको कुछ मत रटो मत, आप क्या आपको समझा, आप सिर्फ उसको एक बार ना समझ के पढ़ लो। सेकंड टाइम आप उसको हाथ रख लो, रिकॉल करने की कोशिश करो, इसके बाद क्या था, इसके बाद इसमें क्या आता था, इसके बाद क्या आता था, देखना पड़ेगा। तो हल्का सा हाथ हटाओगे आप, फिर आपको याद आ जाएगा, हाँ हल्का सा ये था, फिर आप रिकॉल करोगे। जब आप तीसरी बार इसको रिकॉल करोगे तो दिमाग आपको रिकॉल करके देना शुरू कर देगा। आप कुछ भी रटो मत, आप जैसे याद करते हो कि उसको पहले याद कर लिया, फिर आप कुछ याद मत करो। फिजिक्स चीज ऐसी है क्योंकि वो लॉजिकल चलती है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। जब आप ये समझना सीख गए ना कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो आप चीजें खुद सॉल्व कर लोगे। और आपको स्टेप्स भी पता होने चाहिए कि मतलब कि ये पूरा डेरिवेशन है, ये आपका 4 स्टेप्स में खत्म होता है। पहले स्टेप में, अब जैसे एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, कभी भी क्वेश्चन आएगा प्रोजेक्टाइल का आया मान लो क्वेश्चन, तो प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आएगा, आपको सबसे पहले फिगर आएगी, फिगर के बाद क्या आएगा आपके पास में, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब मुझे वो स्टेप्स ही तो पता है कि मेरे अपने को एक एक लाइन से चीजें थोड़ी पता है, तो मेरे को कहता है स्टेप पता है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे रेंज r/2 होती है, हाइट कितना होती है, h होती है, आधा टाइम पीरियड एसेंट का और आधा टाइम पीरियड डिसेंट का बराबर होता है। आगे आंसर निकल कर इससे। तो 3-4 बार जब मैंने इस तरीके से रिकॉल करा तभी तो रखा हुआ है मेरे को। अब 3-4 बार ऐसे रिकॉल करा करो, सिर्फ रिकॉल करो, रटो कुछ मत, दिमाग अपने आप मैथड निकाल कर देगा आपको, बड़े बड़े डेरिवेशंस कर दोगे आप सॉल्व। चलो जी, अब मैं आपसे जो पूछूंगा बच्चों 12th क्लास, आप मेरे को वो जवाब दोगे और आपका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस के बीच में, वो क्या था, जल्दी बताओ क्या था। फाइव इज इक्वल टू कितना था, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ये था 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, ये था। तो ऐसे एक्स की वैल्यू कितना होगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में 5 होगी। अब आप मुझे बताओ, मैं आपसे बात करके चल रहा हूँ फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, तो मैंने आपको बताया ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, तो बेटे मंडे को आप पूरा ग्रेविटेशन लर्न करके आओगे और आप मुझे सुनाओगे, ठीक है। आप मतलब अटक रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मतलब हम लोग मिलकर उसको डिस्कस करेंगे। तो आप ना आप उसमें अटकोगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा, और आप देखना मैं आपको जैसे सिखा रहा हूँ ना, मैं सबको पूरी फिजिक्स ऐसे याद कराता हूँ, सबको याद कराऊंगा, ठीक है। आप जाओ आराम से देखो, तो x हमारे पास है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में कितना आपके पास 5 है। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए 5 कितना होता है, बच्चों पूरा पूरा भी समझाया आपको पीछे, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए 5 कितना होता है, 2x पाई 5 इक्वल्स टू 2 पाई x 2 पाई x या 2n पाई, 2 पाई x 2n 2x पाई। पाई हाँ जी। 2x पाई प्रथम x क्या है, x तो पार्ट डिफरेंस है। ब्राइट रेंज के लिए फाई इक्वल टू 2x पाई तो होगा। बेटे अभी समझाया वो 2n पाई है जिसमें n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, 5 इक्वल्स टू 2n पाई, आप ब्राइट फ्रिंजेस की बात कर रहे हो, n की जगह 0 डाला, ठीक है। अब आपने x इक्वल्स टू कितना है, वाई डी अपॉन में कैपिटल डी है, आपने x की जगह पे पुट कर दिया, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस y है वो होगा आपके पास में x इंटू कैपिटल डी अपॉन में कितना है स्मॉल डी। और अगर आप इस x की जगह पुट करोगे, आपने x की जगह पुट करा कैपिटल डी अपॉन लैम्डा स्मॉल डी ऐसे लिखा रहा, आपने पुट करा लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई में कितना आपके पास में 5, ठीक है जी। अब देखो, अब आप इसके अंदर पुट कर रहे हो 5 इज इक्वल्स टू 2n पाई, तो आपका जो y होगा ये होगा कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में कितना होगा 2 पाई इंटू स्मॉल डी इंटू 5, 5 कितना होगा आपके पास 2n पाई। क्या फायदा होगा, 2 पाई और 2 पाई पूरे पूरे कट जाएंगे, आपके पास में y इज इक्वल टू बन गया एन डी लैम्डा अपॉन में कितना आपके पास स्मॉल डी, ये आपके पास में y निकल कर आएगा। तो y कितना होगा, एन डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी होगा। अब आप मुझे बताओ, आप n की वैल्यू 0 डालोगे तो y कितना निकलेगा,
1/d कितना 0। तो y कितना निकलेगा आपका 0 निकलेगा। तो इसका मतलब है कि एट द सेंटर द फ्रिंज इज ब्राइट। फ्रिंज कैसी बनती है? ब्राइट। फ्रिंज का मतलब है आपके पास में कि वो जो एक एक इमेज बन रही है वो कैसी है? ब्राइट बन रही है। तो आपके पास में ओ पॉइंट की इमेज भी ओ ही बनेगी, सेंटर की इमेज सेंटर ही बनेगी, है ना, मतलब पॉइंट की पॉइंट इमेज ही बनेगी। तो ये क्या होगा? 0 बनेगा। अब आप इसको ऊपर आकर देखो एक बार, आप यहां से सेंटर से आप y डिस्टेंस पर हो, तो जब आप y की जगह 0 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू का मतलब है कि आप कहां पर हो? o पॉइंट पर। मतलब S1 से O का डिस्टेंस और S2 से O का डिस्टेंस बराबर होगा। उस केस में पाथ डिफरेंस भी कितना होगा आपके पास में? 0 होगा। और उस केस में n की जगह पर भी पुट करा आपने 0। इसका मतलब है सेंटर पर हमेशा जो फ्रिंज बनेगी वो कैसी बनेगी? ब्राइट बनेगी। तो n की वैल्यू 0 आप एक ही बार यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में किसी भी चीज का एक ही सेंटर हो सकता है। ए पॉइंट जितना ऊपर है वैसे बी पॉइंट नीचे भी हो सकता है, बी पॉइंट जितना ऊपर है वैसे ही पी पॉइंट नीचे भी हो सकता है। लेकिन सेंटर तो एक ही हो सकता है ना, सेंटर तो दो नहीं हो सकते, बाकी सारे पॉइंट दो हो सकते हैं, पर सेंटर एक ही होगा। तभी मैंने आपसे कहा था कि मैं जो n की वैल्यू यूज करूंगा वो 0 एक ही बार यूज करूंगा, उसके बाद 1 2 3 ब्राइट में भी यूज करूंगा, 1 2 3 डार्क में भी यूज करूंगा। बताया था ना आपको कि ये इसका रीजन था। मैंने आपको कहा मैं हर चीज का आपको रीजन समझाऊंगा, इन डेप्थ में आपको सब समझा के चलूंगा। और इन्हीं से बच्चों में आपको देखो ये वो मेरे कॉन्सेप्ट है जिन कॉन्सेप्ट से मैं आपके पास में आपको एंट्रेंस के क्वेश्चन या तो आपका आंसर निकलेगा या आपका आंसर नहीं निकलेगा, पर आपका आंसर कभी भी गलत नहीं निकलेगा। देखो, तो आपने n की जगह 0 डाला तो y इक्वल टू 0, तो एट द सेंटर द फ्रिंज कैसी बनेगी आपके पास में? ब्राइट बनेगी। अब आपने n इज इक्वल टू 1 डाला, तो जब आप n की जगह पर 1 डालोगे तो आपका बनेगा y1। तो y1 बनेगा आपका d लैम्डा अपॉन में स्मॉल d, इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्राइट। ये वाली पहली वाली क्या कहलाती है? सेंट्रल ब्राइट। ये कैसी कहलाएगी आपके पास? सेंट्रल ब्राइट। और ये एक ही होगी और हमेशा हमेशा सेंटर पे ब्राइट बनेगी। फिर आपके पास में कितना होगा? y1 इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये बनेगी आपके पास में फर्स्ट ब्राइट। अब अगर आप इसमें n इक्वल्स टू 2 पुट करते हो, n की जगह पर अगर आप यहाँ पर 2 पुट करोगे तो आपका y2 बनेगा। तो वो कितना बनेगा? 2d लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, और ये बनेगा आपका सेकेंड ब्राइट। अब आप n की जगह 3 पुट करोगे तो बनेगा आपका y3, और ये बनेगा 3d लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, और ये आपका है थर्ड ब्राइट। है ना? बताओ। अब जब इतनी चीज आप कर लोगे, सुनो ध्यान से, तो इसी के कंट्रास्ट में अब आप इसके अंदर एक डार्क फ्रिंज निकालो। तो डार्क फ्रिंज के लिए आपने क्या सीखा था भाई? हमारे पास में जो फाई होता है, फाई कितना होता है? 2n माइनस 1 पाई होता है, ये सीखा था आपने। तो हमारे पास में जो y होगा, देखो यहां से आपके इसमें y था ना आपका, तो ये 2n पाई की जगह पर क्या आ जाएगा? 2n माइनस 1 पाई जाएगा। फाई कितना था? 2n पाई ब्राइट के लिए, और फाई कितना होता है? 2n माइनस 1 पाई किसके लिए? डार्क के लिए। तो आपका y इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में 2 पाई स्मॉल डी इंटू कितना होगा आपके पास? 2n माइनस 1 इंटू कितना आपके पास में पाई। जो जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो, पाई से आपका पाई कट गया। तो आपके पास y इज इक्वल टू 2n माइनस 1 डी लैम्डा अपॉन में कितना होगा आपके पास में? 2d होगा। अब आप 0 तो एक ही बार यूज कर सकते थे, n की वैल्यू 1 2 3 आप दो बार भी यूज कर सकते हो। तो आपने कहा n की वैल्यू 1 हमारे को देगी फर्स्ट डार्क, फॉर फर्स्ट डार्क। तो उस केस में y की जगह पर क्या होगा? y1 डैश हो जाएगा। आपने n की जगह 1 पुट किया तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, तो ये कितना बन गया? d लैम्डा, और अपॉन में कितना होगा आपके पास में? 2, ये y1 डैश है। अब आपने क्या लिखा? n की जगह पर आपने 2 पुट करा फॉर आपके पास सेकेंड डार्क। अब आप इसके अंदर लेके चलोगे सेकेंड डार्क। तो सेकेंड डार्क में जब आप n की जगह पर 2 पुट करोगे, सुनो ध्यान से, तो n की जगह 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 कितना होगा? 3,
तो 3d लैम्डा आपके पास में y2 डैश इज इक्वल टू कितना बन गया 3d लैम्डा अपॉन में 2d। आप n की जगह पर 3 पुट करोगे, तो जब आप n की जगह 3 पुट करोगे 6 माइनस 1 कितना होगा 5, तो y3 डैश ये होगा 5d लैम्डा अपॉन में कितना होगा आपके पास में 2d। तो y1 डैश भी मिल गया, y2 डैश भी मिल गया और y3 डैश भी मिल गया। अब इसको अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास सबसे पहले y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 0, मुझे मिलेगा सेंट्रल ब्राइट, हाँ है ना बताओ। अगली जगह पर मेरे पास में एक और ब्राइट फ्रिंज कहां पर मिलेगी मेरे को, d लैम्डा अपॉन d पर मिलेगी। उसके बाद उससे वाली मेरे को ब्राइट फ्रिंज मिलेगी 2d लैम्डा अपॉन में स्मॉल d पर मिलेगी, हाँ है ना बताओ। ये मेरे पास है पहली ब्राइट और ये मेरे पास है दूसरी ब्राइट। अब मुझे पहली डार्क कहां पर मिल रही है, 1 पे। d लैम्डा अपॉन 2d, मतलब d लैम्डा अपॉन d के आधे पर मिल रही है। आधे पर मिल रही है मतलब यहां कहीं पर मिल रही है, तो यहां पर मिल रही है मेरे को पहली डार्क। अब उसके बाद मेरे को दूसरी डार्क कहां पर मिल रही है 3d लैम्डा अपॉन 2d। 3d लैम्डा अपॉन 2d का मतलब है कि d लैम्डा अपॉन d तो है, साथ में आधा और आ गया, तो 3d लैम्डा अपॉन d क्या मतलब होगा यहां कहीं पर आएगा 1.5। ये पूरा 2 है और ये 1 है, तो ये कितना होगा 1.5, तो ये बनेगा 3d लैम्डा अपॉन में 2d। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, आपको सेकेंड डार्क मिली है। आप खुद बताओ, सेंट्रल ब्राइट, फिर पहली डार्क, फिर पहली ब्राइट, फिर दूसरी डार्क, फिर दूसरी ब्राइट, तो ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है ये आपको ऑल्टरनेट पे मिल रहा है। और जब मैंने आपकी पहली क्लास ली थी, आपको एक्सपेरिमेंट समझाया था, तब भी मैंने आपसे कहा था कि उस एक्सपेरिमेंट को अगर आप कंपास से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल यही पैटर्न मिलेगा, और डेरिवेशन करके दिखाऊंगा तब भी आपको यही पैटर्न मिलेगा। तो ये आप प्रूव कर पाए कि आपको ऑल्टरनेट पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। यहां तक का समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब देखो एक चीज होती है बीटा, बीटा का मतलब होता है फ्रिंज की विड्थ। अब फ्रिंज की विड्थ का मतलब है कि दो फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो आप कोई भी दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकाल दोगे, या दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का गैप निकालोगे तो डार्क फ्रिंज की विड्थ निकल कर आ जाएगी। आप किसका निकालना चाहते हो, ब्राइट का या डार्क का, किसका निकालना चाहते हो आप? डार्क। डार्क का निकालते हैं। डार्क है आपके पास में दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, तो दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 2d लैम्डा अपॉन में d, और माइनस में कितना होगा d लैम्डा अपॉन में d। क्या आंसर आएगा d लैम्डा अपॉन में स्मॉल d। ये हमारे पास में फ्रिंज की विड्थ निकल कर आ गई। अगर आप ब्राइट फ्रिंज का निकालना चाहते हैं तो आपने कहा दो डार्क के बीच का डिस्टेंस होगा, तो पहला वाला डार्क कहां पर है आपके पास में, पहला वाला डार्क है आपका d लैम्डा अपॉन 2d पर, दूसरा वाला डार्क कहां पर है 3d लैम्डा अपॉन में 2d पर। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 2d लैम्डा अपॉन में 2d। लास्ट फाइनल आंसर d लैम्डा अपॉन स्मॉल d आएगा। मतलब जैसा भगवान ने बनाया है ब्राइट को, बिल्कुल वैसे ही भगवान ने बनाया है डार्क, बिल्कुल इक्वल वेटेज है। मतलब ब्राइट भी अगर वो वेटेज रखता है तो डार्क भी उतनी वेटेज रखता है। अब देखो इसी के अंदर अगला क्वेश्चन जो अगला टॉपिक बनता है इसी के अंदर आएगा, और सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूडेड है। मतलब इसी टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज आपके पास में होती है कि हाउ डज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी मैं आपको ये टॉपिक समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इसको पहले अच्छे से नोट कर लो। ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब कि कैसे ऐसा होता है कि ये जो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता, उसको फॉलो करता है। तो पहले आप लोग इसको इतना नोट कर लो, ब्राइट फ्रिंजेस क्या होती हैं, डार्क फ्रिंजेस क्या होती हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना निकाला होता है। कहाँ से नोट करना है आपको, यहाँ से, एक्स यहाँ से। यहाँ से नोट करना है। नोट करो, आप लोग नोट करो, तो मेरे को इसको थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, आप मेरे को बता देना।
सर आज की मैथ्स की क्लास किसी और दिन हो सकती है। अरे यार तुम चुपचाप काम से करो, अभी देखते हैं। वाले छात्र रोज मैथ भी रोज फिजिक्स भी अब इसमें रिवीजन कराओ, तैयारी करने का टाइम है, तो रोज सब कुछ पढ़ाना है। जितनी भी पढ़ाई है जितनी भी पढ़ाएंगे पहले ये बात आएगी, पढ़ाएंगे सब कुछ दिया या कम पढ़ाओ, तो ज़्यादा पढ़ा या फिर कम पढ़ा। मुझे भी लगा मैं सो गया होगा, मुझे भी लगा था मैं सो गया होगा, लेकिन ठीक है जाएगा, ये हमारा सिलेबस खत्म हो गया, अभी हम किसी को देखिए कल कल तो क्लास नहीं रखेंगे इनकी बच्चों की, क्योंकि इनका ना जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना वो कहीं जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे भी उसका कहीं पे एग्जाम है, तो कल मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे की इनकी ना एंट्रेंस की क्लास रखूँगा। देखिए ना अभी मैं आपको ना मैसेज कर दूँगा सब बच्चों से बात करके अभी आपको, ठीक है? सुबह की रखूँगा कि बात तो कर लेते हो, पूछ के आपको मैसेज करता हूँ, ठीक है? हम्म, ठीक है। हाँ पूरा स्क्रीन कर क्लास।
सॉरी बच्चों, बच्चों ऊपर करना है क्या? मैंने बताया नहीं तुम ऊपर तो कर दिया है, हैं? किया था मैंने। ठीक है। थोड़ा जूम इन कर दीजिएगा, जूम इन कर दीजिएगा। पढ़ पाऊंगा, अगर नहीं पढ़ पाऊंगा तो मुझे बता देना, क्योंकि ये तो ऐप से कर लेंगे ना। हर्ष भाई तो सुबह का Done, sir.
हो गया बच्चों, सबका हो गया? हेलो हाँ हाँ सर। सर। बच्चों का दावा दूर चलो नहीं। अब अभी चीज मैंने आपको बता दी थी कि मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ में कैसे इसका रिलेशन है। एक सेकंड, तो एक ही मिनट है ना, मेरे सारा खत्म हो जाएगा। चलो खैर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो हम क्या करते हैं इसके अंदर, हमने देखा कि हमारे पास में जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो आपका जो इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम होगी, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कोई कांस्टेंट आपने के लिखा और आपके पास में जो मैक्सिमम आपका एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर, तो आपके पास इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है के टाइम्स, ये होगा आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है। और इंटेंसिटी आपके पास में जो मिनिमम होगी वो होती है के टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि उस केस में जो आपका आर निकल के आता था एम्पलीट्यूड, वो ए माइनस बी निकल के आता था। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है के टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इंटेंसिटी मिनिमम क्या होती है आपके के ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो फॉर, अगर आपके पास में ये जो एम्पलीट्यूड है, अगर आपके पता है कि ए इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास में बी होता है, फॉर कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या, एक ही सोर्स से आपने दो सोर्सेज को आपने ड्राइव किया है। तो कोहेरेंट सोर्सेज के लिए ए और बी क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों को आप ए ऐड कर सकते हो। तो उस केस में ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो, 2a लिख सकते हो। और हमारे पास a माइनस बी को आप क्या लिखोगे, आपके पास में 0 लिखोगे। आए ना, बताओ। अब देखो इंटेंसिटी अगर आप पहले सोर्स के लेते तो कितना होती, के इंटू ए स्क्वायर होती, प्लस में दूसरा वाला क्या होता, के इंटू ए स्क्वायर होता। तो पहले वाले की सोर्स की इंटेंसिटी भी के इंटू ए स्क्वायर होती, और दूसरे वाले की भी कितनी होती, के इंटू ए स्क्वायर होती है हमारे पास। एक मिनट यार, हाँ ठीक है। और इंटेंसिटी आपके पास में ये हो जाती है हमारे पास में 2 टाइम्स के ए स्क्वायर होती है, जो आपके पास में इनिशियल होती है। मतलब इनिशियली अगर आप देखते चलोगे, आपने क्या करा, ऑन इंटरफेरेंस करा। तो जब आप इंटरफेरेंस करते हो तो आपके पास में एवरेज इंटेंसिटी, वो क्या होगा, आपके पास में दो जगह ब्रेक हो जाएगी, कुछ आपके पास में मैक्सिमम के पास चली जाएगी और कुछ आपके पास में मिनिमम के पास चली जाएगी। अपॉन में कितना होगा, आधा हो जाएगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी बन जाएगी आपके पास में के टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में मिनिमम इंटेंसिटी बन जाएगी आपके इसमें के टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अपॉन में कितना आपके पास में 2 है। आपने क्या करा, के कॉमन निकाला, ब्रैकेट को खोल दो, क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस में कितना बनेगा 2ab, और इसको खोल दो, कितना हो जाएगा आपके पास में के स्क्वायर, सॉरी के तो बाहर निकाल दिया आपने, ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस में कितना बन जाएगा, 2ab बन जाएगा। अपॉन में कितना आपके पास में 2 है। तो देखो क्या होगा, इस 2ab से ये 2ab कैंसिल आउट हो गया, और k टाइम्स ये बन गया आपके पास में 2a स्क्वायर, और प्लस में 2b स्क्वायर, अपॉन में कितना आपके पास में 2 हो गई। तो आपके पास में जो आई, आपकी जो एवरेज इंटेंसिटी है वो निकल कर आती है आपके पास में 2 टाइम्स, एक मिनट, आपने 2 कॉमन निकाला, 2k, ब्रैकेट में कितना बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आधा, और 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया के टाइम्स पहले वाले का स्क्वायर, प्लस में के टाइम्स दूसरे वाले का स्क्वायर। तो आपके पास में आई जो आपका एवरेज है वो निकला के टाइम्स ए स्क्वायर प्लस में के टाइम्स बी स्क्वायर। तो आपके पास में आई एवरेज के ए स्क्वायर पहले वाले की इंटेंसिटी है, और के बी स्क्वायर क्या आपका दूसरे वाले की इंटेंसिटी है। समझ में आ रहा है। अगर आपके पास ए और बी बराबर होंगे, अगर ए और बी बराबर होंगे, तो आपका आई जो एवरेज निकलेगा, वो एवरेज कितना निकलेगा आपके पास में, वो होगा आपके पास के स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। मतलब कितना निकलेगा, 2k ए स्क्वायर निकलेगा।
और अगर आप यहाँ ऊपर भी देखोगे तो उस कंडीशन में भी आपके पास में जब आपकी जो इंटेंसिटी इनिशियल थी वो कितनी थी, 2k² थी। तो आपकी इनिशियल एनर्जी या रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो आपके पास में एनर्जी कुछ चली गई आपके पास में ब्राइट को ज़्यादा ब्राइट बनाने के लिए, और कुछ एनर्जी खर्च हो गई डार्क को डार्क करने के लिए, मतलब कुछ एनर्जी का पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब शिफ्ट हो गया। तो आपकी जो एवरेज इंटेंसिटी है लाइट की उस पर क्या कोई फर्क पड़ा? तो लाइट की एवरेज इंटेंसिटी पर क्या कोई फर्क पड़ा? पहले भी 2k² थी, अभी भी 2k² है। तो एनर्जी क्या रहती है आपके पास में? कंजर्व रही। पहले भी ka² प्लस kb² थी, अभी भी कितनी है? ka² प्लस kb² है। तो एवरेज एनर्जी क्या रहती है? हमेशा आपके पास कंजर्व्ड रहती है। तो एक ना एक क्वेश्चन है जो इसके ऊपर आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको इसके साथ ही क्लियर करा दिया, आप इसको चाहो तो नोट करो। इंटेंसिटी मैक्सिमम अपॉन इंटेंसिटी मिनिमम से आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों आज मेरा इंटरफेरेंस टॉपिक पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक मुझे आपको जो पढ़ाना है वो डिफ्रैक्शन पढ़ाना है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अच्छा, अब मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या कहते हैं, मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा। देखो बच्चों, मैथ्स के अंदर मैंने आप लोगों को एक का मतलब है ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस के 3 लेक्चर्स आपको रिकॉर्ड करके दिए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है। फिर दूसरा मैंने आपको लेक्चर दिया है, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि होमोजीनियस मतलब वेरिएबल सेपरेबल कैसे अलग की जाती है, होमोजीनियस कैसे अलग की जाती है, सॉल्व की जाती है। और तीसरा मैंने आपको दिया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। तो देखो बच्चों, उसके अंदर ना केवल मैंने आपको मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का आपको तरीका बताया है, बल्कि मैंने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन के भी उसी तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, जिससे कि आपका इंटीग्रेशन का भी रिविजन हो जाए। तो क्या आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया या देख पाए हो आप लोग उस वीडियो को? नहीं सर, कल देखेंगे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके देखो, मैं आपको ये जो भी आपको वीडियो लेक्चर्स आपको रिवीजन के लिए देके चल रहा हूँ, आप इसको ना एक कॉपी में प्रॉपर पूरा करके चलना, मतलब इनको तो, और उसी मेथड से उसी तरीके से करके चलो जिस तरीके से मैंने आपको कराया, क्योंकि बोर्ड में आपको उन्हीं स्टेप्स के मार्क्स मिलने हैं। तो आपको ना उन्हीं स्टेप्स में उन क्वेश्चन को प्रॉपर पूरा करके चलना, और फिर मैं आपको उन्हीं के ऊपर बेस्ड आपको असाइनमेंट्स बनाकर दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो मैं नेक्स्ट वीक जो आप लोगों का मतलब रिवीजन कराना चाहता हूँ, मैं आपका आज ही कराना चाहता था, उसमें होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वेक्टर थ्री का एक मैंने आपको एक पेपर आप लोगों को दिया था सॉल्व करने के लिए, आप वो सॉल्व कर लेंगे। तो अब जो मैं आपको करा के चलूंगा उसके अंदर मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का असाइनमेंट बनाकर दूंगा और प्रोबेबिलिटी का असाइनमेंट बनाकर दूंगा, ठीक है? ओके सर। मंडे की क्लास तक कर दीजिएगा प्लीज आप लोग। हाँ जी सर। तो पहले से नोट कर लो आप लोग। आज मैथ्स की क्लास डन सर। वेरी गुड। तो बच्चों मैथ्स की क्लास नहीं लेना चाह रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है। तो बच्चों अभी के लिए मैं आपके पास में फिजिक्स के लिए इतना करता हूँ, और मैथ्स के लिए आपके पास में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग अभी मैथ्स की क्लास लेना चाहते हो? अनन्या, क्या आप अभी मैथ्स की क्लास लेना चाहते हो? सर आप बोलो 8:30 तक क्या क्या हो सकता है नहीं तो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फ्री हो। सिमरन से पूछो। सिमरन, एक काम करते हैं, आप लोग ना मंडे ही ले लेना मैथ्स की क्लास, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने फिजिक्स का इतना सीख लिया, ये मेरे लिए बहुत है। एक बार इनको, अगर आपने 30 मिनट्स का टाइम है तो एक बार इनको ना रिकॉल कर लो, आप एक बार इनको सिर्फ रीड कर लो कि मैंने इतनी मेहनत से आपको इतने सारे टॉपिक्स कराए। देखो, आप इसे ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो मैंने आपको इस मतलब इस टॉपिक, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इससे जितने टाइप के क्वेश्चन आपके पास में टीचर आपको बनाकर दे सकती है ना, मैंने वो सब कवर कर दिए। मतलब इससे जो भी कुछ बन सकता है ना यंग से, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, मैंने हर वो चीज कवर कर दी है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो। उसकी रिकॉर्डिंग तुरंत चाहिए थी। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको इतना पे कराऊंगा, आप लोग मंडे को हम लोग आपस